नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। सीक्वेंस सीरीज के इस दूसरे लेक्चर में हम लोग एपी के आगे वाला कंसेप्ट यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स को हम लोग देखेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप ड्रॉप ईयर 2024 के लिए इस सीरीज को अपना करके एक अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपके। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस किए जाएंगे। आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट, थ्योरी सब आपको बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको हेडिंग डालना है सम ऑफ एन टर्म्स इन एन एपी। किसी एपी के एन टर्म्स का सम कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। मान लेते हैं कोई एक एपी है, A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। अगर इस तरीके से कोई एपी लिखा हुआ है एन तक, तो इसका जनरल टर्म Tn फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको मैंने बता दिया था, ये पिछला वीडियो में आपको बता दिया गया था। Tn का मतलब होता है जनरल टर्म, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अब इसमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को Sn कहा जाता है और Sn का एक फॉर्मूला होता है। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। चूंकि आप ड्रॉपर के स्टूडेंट है, ड्रॉपर को ड्राइवेशन से कोई मतलब नहीं होता है। अगर मैं क्लास 11th के लिए वीडियो बना रहा होता, बिगिनिंग से क्लास चल रहा होता, तो मैं इस फॉर्मूला को जरूर ड्राइव करता। बिकॉज आप एक ड्रॉपर के स्टूडेंट हो, आपके पास समय बहुत कम होता है। 8 से 10 महीने में पूरे सिलेबस को खत्म करना होता है। इसलिए आप फॉर्मूला को अपना याद रखिएगा। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको ड्राइव करके केवल आप देख सकते हो कि कैसे आता है। सवाल बनाने में कुछ काम नहीं देता है। सवाल बनाने में जो काम देगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। इतना लिख दिया। Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो गया। Sn बराबर क्या हो गया, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसमें आपको एक बात याद रखना है, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ना, ये दोनों फॉर्मूले से सवाल बनते हैं। लेकिन कभी कभी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस में क्या होता है कि ये फॉर्मूले को घुमा देता है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में कुछ रिलेशन दे देता है, उसके बाद पूछता है। तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म है an, इसको मैं l बोल रहा हूँ। तो इसमें एक आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको लेना है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, अगर आप शुरू से इसको उठाइएगा, यानी कि सबसे पहला आप टर्म लेते हैं, सबसे शुरुआत वाला टर्म लेते हैं, और सबसे बाद वाला यानी कि an, a1 है और यहाँ पर an है, दोनों को जोड़िएगा तो इसका जो वैल्यू होगा वो a2 प्लस इसके ठीक पहले वाले के बराबर होगा। समझ गए होंगे आप इस बात को। अगर मान लेते हैं कि हम तीसरा को उठा दिए, A3 को उठा दिए, तो अगर आप A3 को उठाए हैं शुरू से, तो लास्ट से आप तीसरा नंबर पर आइए। तो लास्ट से an है, इसके बाद होगा an माइनस वन, उसके बाद होगा n माइनस टू, तो प्लस में आ जाएगा n माइनस टू, और ये हमेशा कांस्टेंट होता है। अब देखिए, आप कह सकते हैं कि इसको और इसको, यानी कि इसका जो लोअर सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखा हुआ है, अगर दोनों कांस्टेंट है तो दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आता है वो भी कांस्टेंट होता है। इसको और इसको जोड़िएगा तो n प्लस वन हो जाएगा। इसमें और इसको अगर आप ऐड करते हैं तो भी देखिए 2 प्लस n माइनस वन, तो 2 प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n प्लस वन। अगर आप इसको और इसको ऐड करते हैं तो भी कांस्टेंट आ रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन को याद रखना है। अब इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक और फॉर्मूला बनता है, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ n/2 का मतलब जनरल अर्थ होता है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और l का मतलब होता है लास्ट टर्म। कभी कभी an और tn से भी इसको सूचित किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। l को आप जनरल टर्म भी कह सकते हैं, जनरल भी दे देता है कभी कभी, क्योंकि इसमें ये जो 2a लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो क्या हो गया, Sn बराबर n/2 इंटू यहाँ पर हो गया a, और a प्लस n माइनस वन इंटू डी को क्या कहेंगे, Tn, और इसी को मैंने क्या, Tn या an, इसी को मैंने क्या कहा है, l कहा है।
ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड ये जो बातें मैंने आपको बताया है तीसरा नंबर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर जेईई मेंस 2016 में एक सवाल पूछा है, मैं भी उसको कराता हूँ। तो चलिए, जेईई मेंस 2016 में एक सवाल पूछा गया था जो मैंने अभी ऑब्जर्वेशन बताया है, ये बिल्कुल उसी पर फिट हो रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट जितना भी समय लगता है खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। तो आपने इस सवाल को बना लिया होगा। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आप जनरल मेथड लेकर चलेंगे काफ़ी दिक्कत होगा, जो ऑब्जर्वेशन है उससे बनाइएगा काफ़ी आसान होगा। S24 का मान निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, जिसमें A1 A2 A3 और A4 A24 ये सब AP में है, और एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अगर S24 चाहिए तो इसके लिए n/2 यानी कि 24/2 इंटू, इसके बाद a + n-1 इंटू 2a + n-1 इंटू डी लिखिए, या आप a + l लिखिए। तो इसके बाद के कैलकुलेशन में बहुत झंझट होगा। आपको चाहिए फर्स्ट टर्म और फिर आपको चाहिए कॉमन डिफरेंस, तब जाकर के सवाल बनेगा। आइए अब जो दिया हुआ है देखते हैं। A1 + A5 + A10 + A15 + A20 + A24 और बराबर में दिया हुआ है 225। मैंने कहा था कि जो लोअर सबस्क्रिप्ट है जोड़ने के बाद अगर एक जैसा आ रहा है तो समझिए कि उसके बदले में हम a + l लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है A1 और यहाँ पर है 24, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 25 आ रहा है। यहाँ पर है A5 और यहाँ पर है A20, इसको और इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 25। यहाँ पर है A10 और यहाँ पर है A15, इसको और इसको जोड़ेंगे तो भी कितना आ रहा है 25। यानी कि इसके बदले में आप लिख सकते हैं a + l, l का मतलब होता है लास्ट टर्म, और इसके बदले में भी आप लिख सकते हैं a + l, और इसके बदले में भी आप लिख सकते हैं a + l। a + l a + l a + l कितना बार आ गया? 3 बार आ गया। तो आप लिखिएगा 3 × a + l और बराबर में लिखिएगा 225। अब a + l बराबर हो जाएगा 225 और यहाँ पर आ गया 3, 2 2 4 1 5, 3 से कितना बार में 7 और 75 बार में ये 3 से आपस में कट गया है। अब यहाँ पर फिर झंझट हो गया। a + l बराबर 75, दो वेरिएबल है। l जो है ना, इसको लास्ट टर्म कहिए, जनरल टर्म कहिए, जो कहना है सो कहिए। इसके बदले में हम a + n-1 इंटू डी लिख देंगे। l के बदला में लिख देंगे a + n-1 इंटू डी। एक मिनट a + l का मान आ गया 75। अब जरा S24 है तो Sn का दो फार्मूला होता है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, और एक और तरीका से लिख सकते हैं n/2 इंटू a + l। तो S24 और n का मान है 24, अब बटा में 2, और a + l का डायरेक्ट मान आ गया है 75। मतलब कि इसके आगे सोचना ही नहीं है, बस ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपने सोच लिया तो समझिए कि आपका 4 नंबर पक्का। और इस तरीके के सवाल, ऐसा बात नहीं है हर साल पूछे जाते हैं, और इस तरीके के सवाल आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि ये PYQs है और इसके बाद भी कितना बार ये सवाल आ चुका है। रिसेंट 2021, 2022, 2023 जब से पेपर CBT हुआ है, इस तरीके के सवाल पूछने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये 2 से कितना बार में कट जाएगा? 12। तो S24 बराबर 12 में 75 से 12 25 60 हासिल 6 62 84 900 आंसर इसका आ जाएगा। एक बार आप गुना करके देख लेंगे तो इसका आंसर हुआ 900। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जेईई मेंस, AIEEE, जेईई एडवांस, तीनों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में AIEEE पहले जेईई मेंस को ही कहा जाता था। लगातार रिपीटेड सवाल ये पूछा हुआ है, एडवांस में भी पूछा हुआ है, AIEEE में भी पूछा हुआ है, जेईई मेंस में भी पूछा हुआ है। अक्सर आप RD शर्मा को बनाइएगा तो RD शर्मा की ये किताब, RD शर्मा की किताब में ये सवाल बहुत देखने के लिए मिलता है। ज़्यादातर वो इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छा तरीक़े से समझाए हुए भी है, लिखे हुए भी है, देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं एकदम ट्रिक से सॉल्व करने वाला हूं ताकि आपका समय बच सके, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ड्रॉपर है। ड्रॉपर का मेन कंसेप्ट होता है कि हमारा समय कैसे बचे।
इसमें आपको डेरिवेशन पर फोकस नहीं करना है, आपको ये नहीं पता करना है कि फार्मूला कहाँ से आया। आपको इस चीज़ से मतलब हुआ कि क्वेश्चन मेरा सॉल्व होगा कि नहीं हुआ, मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये बहुत मायने रखता है ड्रॉपर के लिए, क्योंकि समय कम होता है आपके पास, बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा 11-12 का सिलेबस को ख़त्म करना होता है। अगर कहीं पर भी S1 और S2 किसी भी दो टर्म्स, किसी भी दो AP के सम ऑफ n टर्म्स दिए गए हैं S1 और S2, और इसका रेशियो दिया गया है सवाल में, जैसे कि यहाँ पर रेशियो का मान दे दिया है S1/S2 का मान दे दिया है 3n - 13/5n + 21। एक AP और यहाँ पर दूसरा AP है, और दोनों AP में उसका n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है उसका रेशियो दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि उसका जो A24 होगा और B24 होगा उसका रेशियो क्या होगा, यानी कि उसका जो nth टर्म है उसका रेशियो क्या होगा। तो अगर हमसे यहाँ पर n पूछेगा या यहाँ पर कुछ भी पूछ दे, मान लेते हैं कि n पूछ दिया तो ठीक है, हमें वैल्यू नहीं पता है, यहाँ पर 24 पूछ दिया है, तो यहाँ पर जो भी पूछेगा इसका दोगुना से एक कम करके आपको यहाँ पर रख देना है। अब बात को समझिए, यहाँ पर जो n है इस n के जगह पर इसके दोगुना के ज़्यादा से एक कम रखना है। 24 है, 24 का दोगुना करेंगे 48 से कम होगा 47, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा A24/B24। 24 यहाँ पर भी 24 है, इसका दोगुना कीजिए और ठीक उससे एक कम कर लीजिए। 24 दूना 48, 48 - 1 47, तो n के जगह पर रख दीजिए 47, 3 × 47 - 13/5 × 47 + 21 17। यहाँ पर गुना भाग अब करना है और कुछ नहीं। 17 × 21, 4 × 12 2 14, 17 × 21 17 12, ठीक है, -13/7 5 35, यहाँ से 3 5 का 20 3 23 + 21, 11 में से 3 घटेगा 8, 3 में से घटेगा 2, 1/5 1 6 हो जाएगा, और 3 2 5 2 1:2 इसका रेशियो आएगा। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, और इस तरीके के सवाल मैंने आपको बता रखा है ना, जेई मेंस, AI ट्रिपल ई, जेई एडवांस रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसको अगर बनाने चलिएगा, अगर आप ऑर्डिनरी मेथड से, जो हमारा जनरल मेथड है, अगर उससे बनाने चलिएगा तो कम से कम इस सवाल को बनाने में आपको 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट मैंने बहुत कम समय बोला, कम से कम पहुँचते आपको 10 मिनट लग जाएगा। लेकिन आप इस तकनीक को याद रखिए कि यहाँ पर जो भी हमसे पूछेगा, मान लेते हैं कि हमसे 20वां टर्म का पूछा जा रहा है रेशियो, तो 20वां टर्म का रेशियो तो 20 दूना 40, यानी कि हम इनके जगह पर 39 भर देंगे। अगर हमसे nवां टर्म का पूछेगा तो कुछ नहीं करेंगे, 2n - 1 कर देंगे, बस यही करना है। xवां पूछेगा तो 2x - 1, समझ गए होंगे इस बात को। चलिए अब कुछ कंसेप्ट को समझते हैं जो कि AP के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पर डिटरमाइनिंग ऑफ एन AP, इस तरीके से इस कंसेप्ट को कहा जाता है। डिटरमाइनिंग ऑफ अ सीक्वेंस इफ इट इज एन AP। अगर कोई AP दिया हुआ है तो उसमें कुछ टर्म्स को हम जोड़ते घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, और फिर पता करते हैं कि ऐसा करने के बाद वो फिर AP रहेगा या किसी और प्रोग्रेशन में चला जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 AP है, एक है AN, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, और एक है BN, B1 B2, उसके बाद इसको S1 और इसको S2 कहा जा रहा है। ठीक, ये गया है N तक, B3 B4, ये गया है BN तक। अब देखिए, अगर आप दोनों को आप जोड़ देते हैं, ये भी AP में है और ये भी AP में है। मान लेते हैं कि हमने क्या किया कि A1 ± B1 कर दिया, A2 ± B2 कर दिया, A3 ± B3 कर दिया, A4 ± B4 कर दिया, और उसी प्रकार से हमने क्या किया कि AN ± BN कर दिया। तो इसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना, ये भी AP में रहेगा।
इस बात को आपको याद रखना है। मान लेते हैं कोई कांस्टेंट k है, स्केलर है कोई, ये स्केलर यानी कि कोई कांस्टेंट है जिसको हमने क्या बोल दिया k। अगर इसको आप a1 में जोड़े या घटा दिए, a2 में आप क्या किए जोड़ या घटा दिए, a3 में आप जोड़ या घटा दिए, उसी तरीके से आप an में जोड़ या घटा दिए, तो इसके बाद का जो रिजल्ट बनेगा ये भी AP में ही रहेगा। ये बात B के लिए भी सही है। B में भी आप कुछ भी जोड़िए या कुछ भी घटाइए, लेकिन प्रत्येक टर्म से घटाना है, किसी भी टर्म को छोड़ना नहीं है। तो k को आप जोड़िए या घटाइए, फिर वो कांस्टेंट में आएगा। और 2 AP दिया हुआ है, दोनों AP में से अगर नंबर ऑफ टर्म्स बराबर है और प्रत्येक टर्म्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते या घटाते हैं, तो उसके बाद जो आएगा हमारा सीक्वेंस वो भी AP में रहेगा। इसके कहने का मतलब यही है। अब चलिए k से एक बार डिवाइड या गुना करके देख, k से एक बार डिवाइड किया जाए और k से एक बार गुना किया जाए, क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाला भी इम्पोर्टेंट होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पर a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a5 है एंड an है। अगर इसमें मान लेते हैं कि हम गुना कर दिए k से, k क्या है तो k एक स्केलर है, तो k से गुना करने के बाद जो सीक्वेंस बनेगा उसको भी AP कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए पहले चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल दे करके, जैसे कि यहाँ पर 2 है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 2, 4, 6, 8 ये हमारा AP है। अब k को ये स्केलर है और उस k से गुना करना है, तो मान लेते हैं कि k का मान 2 ले लेते हैं और k को गुना कर देना है इसमें। तो जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 8 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब फिर 4, 8, 12, 16 ये खुद AP में है। कहने का मतलब यही है, जब गुना करने के बाद आ रहा है तो डिवाइड कीजिएगा तो भी ये बात सही होगा। a3/k, a4/k, an/k, ये जो सीक्वेंस बनेगा ये भी AP में होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको याद रखना है। अब चलिए अब हम कुछ नए टर्म्स को देखते हैं जिसका नाम है कॉमन AP। कॉमन AP से भी सवाल पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, और कॉमन AP में भी JEE मेंस और JEE एडवांस में अच्छे से सवाल बन जाते हैं। मेंस में भी बनते हैं, एडवांस में भी अच्छे अच्छे कैटेगरी के सवाल बना करते हैं। देखिए इसको कैसे डील किया जाता है। कॉमन AP, 2 AP दिया जाएगा, दोनों AP में कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो कॉमन होंगे और फिर उन दोनों को कंबाइन करके आपको दूसरा AP बना लेना है। जैसा कि मान लेते हैं कि चलिए देख लेते हैं, S1 का मान है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। और एक दूसरा AP है S2, R in AP। एक दूसरा S2 है जिसको मैंने लिख दिया 5, फिर 5 के बाद मैंने लिख दिया 5, 4, 9, 13, 17, 21, 25 और ये भी AP में है। ये जो हमारा AP है इसका जो कॉमन डिफरेंस है 1, 3, इसका कॉमन डिफरेंस है 2, और ये जो हमारा दूसरा AP है अगर इसका कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 4। अब होगा क्या कि अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 है। ये दोनों AP के क्या है कॉमन टर्म्स हैं, और इस कॉमन टर्म्स को देखते हुए हमें एक कॉमन AP तैयार करना है। यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9। अब इसके ठीक बाद वाला टर्म देखिए, यहाँ पर 13 तो यहाँ पर भी है 13, और 15 के बाद क्या आता 17 आता था, यहाँ पर 17 है तो यहाँ पर भी 17 है। यानी कि जो हमारा कॉमन AP बन रहा है, कॉमन AP, उसका मान होगा 5, इसके बाद फिर आ रहा है 9, उसके बाद आ रहा है फिर 13, 13 के बाद आ रहा है 17 एंड सो ऑन। 5, 9, 13, 17। अब ये तो बहुत आसान था, लेकिन अगर सवाल फंसा करके दे दिया है, सवाल में बहुत सारे वेरिएबल्स दे दिए जाएंगे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो यहाँ से आपको एक ऑब्जर्वेशन याद रखना है। ऑब्जर्वेशन, जो कॉमन AP होता है इसका कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं कि D हुआ, जिसमें D का मान यहाँ पर 4 है, 5, 4, 9 और फिर 9, 4, 13, 13, 4, 17, 17, 4, 21 फिर होगा।
तो कॉमन जो हमारा कॉमन एपी है उसका कॉमन डिफरेंस का मान 4 है। तो अगर हमें किसी भी तरीक़ा से गिवन एपी और गिवन दोनों एपी का अगर कॉमन डिफरेंस हम पता कर लेते हैं तो ऑब्जर्वेशन से आप कॉमन एपी का कॉमन डिफरेंस मालूम कर लीजिएगा। अगर कॉमन डिफरेंस मालूम हो गया तो फिर तो एपी बनाना बहुत आसान हो गया। तो एलसीएम ऑफ बोथ एपीज, एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस, LCM of common differences of both APs is the common difference of the common AP। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर D है और इसका मान D1 है और इसका मान D2 है तो जो हमारा LCM ऑफ D1 एंड D2 होगा वही इस D के बराबर होगा। बस ख़त्म, इसी बात को याद रखना है। इसका मान है 2 और इसका मान है 4, 2 और 4 का LCM कितना हो जाएगा 4, जो कि दिख रहा है यहाँ पर। तो इस ऑब्जर्वेशन को याद रखना है आपको। चलिए कॉमन एपी पर आधारित एक सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पूछा जा रहा है कि 2 एपी है 2 4 6 8 अप टू 100 टर्म्स और एक दूसरा एपी है 3 6 9 12 15 अप टू 80 टर्म्स। दोनों में कितने कॉमन टर्म्स है इसको बताना है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर फर्स्ट एपी में लिखा हुआ है 2 4 6 8 अप टू कहाँ तक 100 टर्म्स तक, और दूसरा एपी है 3 6 9 12 अप टू कहाँ तक जाना है 80 टर्म्स तक जाना है। बताना है कि देखिए यहाँ पर भी कॉमन होगा और यहाँ पर भी कॉमन होगा, इसके बाद भी कॉमन आएगा, ऐसा बात नहीं कि कॉमन नहीं आएगा। 10 12 तो फिर 12 और 12 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो इसमें कितने इस तरह के कॉमन टर्म्स होंगे इसके बारे में जवाब देना है। तो इसमें जैसे कि 100 टर्म्स और इसमें 80 टर्म्स है तो पहले करते हैं लास्ट टर्म लिख लेते हैं। तो इसका जो 100 टर्म्स है a + 99d और d का मान है 2, तो a प्लस यानी कि 2 + 99 × 2 यानी कि a + 99d हो जाएगा। a का मान है 2 और 99 और कॉमन डिफरेंस का मान है 2, 2 × 100 बराबर इसका हो जाएगा 200। ठीक, और इसका 80 है यानी कि a + 79 × d हो जाएगा। a का मान है 3 और प्लस 79 × और इसमें कॉमन डिफरेंस का मान है 3, तो 3 हो गया कॉमन, तो 3 कॉमन हो जाएगा तो 1 + 79 यानी कि 80 × 3 यानी 240। अब देखिए, अब हमके पता करना है कि जैसे कि सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा कॉमन टर्म क्या होगा, दोनों एपी में सबसे छोटा कॉमन टर्म होगा 6। अब देखा जा रहा है कि सबसे बड़ा टर्म कौन होगा, सबसे बड़ा कॉमन टर्म कौन होगा। 240 तो नहीं हो सकता है, 240 अगर होगा तो फिर इसमें भी 240 होना चाहिए, तो इसमें तो 240 है ही नहीं, यानी कि जो सबसे बड़ा हमारा कॉमन टर्म होगा या तो 200 के बराबर होगा नहीं तो 200 से छोटा होगा। तो इसमें अगर कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D1 जिसका मान कितना दिया गया है 2, और इसमें अगर कॉमन डिफरेंस है D2 जिसका मान कितना है 3, जो हमारा कॉमन एपी बनेगा उसमें मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स A है, नंबर ऑफ टर्म्स इन कॉमन एपी बराबर n मान लेते हैं। तो कॉमन एपी का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस होगा ये दोनों एपी के एलसीएम के बराबर होगा। तो 2 है 3 है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, और इसका जो जनरल टर्म है a + n - 1 × d, तो a प्लस तो a का मान कितना हो जाएगा 6 और प्लस n को हमने क्या मान रखा है n ही मान रखा है, इंटू d का मान कितना हो गया 6, और इसका जो मान है a 6 + n - 1 × 6 आई थिंक यही होगा। इसका मान 100 से ज़्यादा नहीं होगा लेकिन 100 के बराबर हो सकता है, तो इसका मान जो होगा <= हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, n का जो हमारा मान होगा वो इंटीजर में आ जाएगा। तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 6 + 6n - 6 <= 100, 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ से n <= और इक्वल टू ये कितना बार में 2 से 50 बार में 2 से
यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 100 है, 2 से कितना बार में कटेगा ये 3 बार में, 6 ख़त्म हो गया, 100 यहाँ पर 6n, तो फिर 2 से 50 बार में 2 से, ठीक है 50/3, 50/3। अब n इज लेस देन और इक्वल टू 50/3 यानी कितना हो जाएगा 16.2/3। तो n का जो मान होता है वो हमेशा इंटीजर में होना चाहिए, तो n का मान यहाँ से आ जाएगा 16। यही आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 200 है तो यहाँ पर 100 रखा गया है, इसलिए क्योंकि आंसर इसका 33 आना है। आप लोग भी बनाए होंगे तो आपका आंसर 33 आया होगा। 200 से लेस देन और इक्वल होगा, तो फिर यहाँ पर 200 लिखेंगे तो ये कट जाएगा 100 बार में, तो फिर हो जाएगा 100/3, 100/3 हो जाएगा, यानी कि 33.1/3 हो जाएगा, यानी कि n का मान हो जाएगा 33। ये आंसर होगा इसका। और ये एक बार जेई मेंस में पूछा हुआ सवाल है, जेई मेंस PYQ, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं ये सब। अब चलिए नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एजम्पशन ऑफ एपी के नाम से इसको जाना जाता है। एपी को कैसे हम एज्यूम करते हैं, एजम्पशंस ऑफ एपीज। देखिए अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर एपी में हैं, पहला कंडीशन 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर किसी भी एपी के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स को मानना है तो वहाँ पर a माइनस डी, ए और a प्लस डी माना जाता है, जिसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए कॉमन डिफरेंस का मान कितना है, d हो जाएगा। अगर 4 टर्म्स आ जाएंगे, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी के 4 टर्म्स को कंसेक्यूटिव तरीके से अगर कंसीडर करना है तो उसमें आपको क्या करना होगा, a माइनस 3d, इसके बाद लिखना होगा a माइनस डी, a प्लस डी, और तब लिखना है a प्लस 3d, जिसका कॉमन डिफरेंस का मान हो जाएगा यहाँ पर 2d। 3 और 4 ही पॉपुलर है, 5 बहुत रेयर केस बनता है। अब इसको मानने का कारण क्या है, जैसे कि आप कहिएगा कि अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होगा तो हम तो उसको an+1 an+2 भी मान सकते हैं, मानिए वैसे भी सवाल बन जाता है। लेकिन अगर इस तरीक़ा से मानिएगा तो 5 मिनट का सवाल 20 सेकंड में बन जाएगा, 30 सेकंड में बन जाएगा, इसीलिए इस तरीक़ा से मानिए। कारण क्या है कि जितना हमारे पास वेरिएबल की संख्या कम होगी उतना ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा सहूलियत होगा। अब a माइनस डी है, a है, a प्लस डी है, जोड़िएगा तो डी कट जाएगा, तो वहाँ से a का मान डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर है सबको जोड़िएगा, देखिए यहाँ पर है d और यहाँ पर है 3d, तो d और 3d को जोड़ देंगे तो 4d, माइनस डी माइनस 3d जोड़ देंगे तो माइनस 4d, 4d और 4d आपस में कट जाएंगे, तो कटने के बाद यहाँ से a का डायरेक्ट मान आ जाएगा, इसलिए इसको माना जाता है। बाकी आप जनरल तरीक़े से अगर मानना चाहते हैं, यानी कि आप कहिएगा कि नहीं हम ऐसे मानेंगे, तो भी ठीक है, गलत नहीं है, इस पर भी बनेगा। एक बार इस पर लगाइए फार्मूला, एक बार इस पर लगाइए, इस पर लगाइए, इस पर लगाने के बाद फिर बनेगा, ऐसे लगाइएगा तो बहुत जल्द सवाल में आपका a का मान निकल जाएगा। a का मान निकालने के बाद d निकाल लीजिए, जो पूछ रहा है सो बता दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा है एपी से रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, आप इसको पूरी देखिए। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं सबके लिंक्स दिए गए होंगे, वहाँ पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।